हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो है एटम के मॉडल्स की कहानी पढ़ रहे थे। पुराने जो मॉडल्स हैं उसमें एक मॉडल हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले डाल्टन ने जो दिया था वो थ्योरी, जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे डिस्कवर हो गए तो एटम ब्रेक हो गया, यानी एटम जो इंडिविजिबल था डिविजिबल हो गया, पार्ट्स उसके मिल गए। अब उन पार्ट्स को कहां अरेंज किया जाए कि एटम हमारा स्टेबल रहे, किस जगह क्या मिलेगा, इसी को लेकर के अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बताई। तो सबसे पहले जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, कि वो प्लम पुडिंग मॉडल की बात करते हैं या प्लम रेजिन की बात करते हैं। केक आपने खाया होगा प्लम का, तो उसमें रेजिन्स देखिए अलग अलग स्कैटर्ड रहते हैं। उस पूरे प्लम केक को आप पॉजिटिवली चार्ज ले लीजिए और जो रेजिन्स है उनको नेगेटिव चार्ज ले लीजिए। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स एक साथ इस तरह से तो नहीं रह सकते। तो ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, जिसको रदरफोर्ड ने फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी और उन्होंने अपनी थ्योरी दी। आइए आज हम उन्हीं की थ्योरी की बात करते हैं, दैट इज रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी। जो रदरफोर्ड हैं उन्होंने जो अपनी थ्योरी बताई, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। और उसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और इसके बिहाफ पे इन्होंने एटम के बारे में बताया और यहां से न्यूक्लियस की लोकेशन एटम के बारे में पता लग गई अपने को। तो यहां से एक तरह से डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस होता है। तो इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। कैसे किया? इसके लिए इन्होंने अल्फा पार्टिकल लिया। क्या लिया बच्चों? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं, जिसमें +2 चार्ज होता है। इन्होंने अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉयल, क्या लिया इन्होंने? गोल्ड फॉयल लिया, के ऊपर बम्बार्ड किया। गोल्ड फॉयल के ऊपर इन्होंने अल्फा पार्टिकल भेजा, यानी +2 चार्ज स्पीशीज को भेजा, और इनके चारों तरफ इन्होंने एक शील्ड लगा दिया। और इसमें ऑब्जर्व किया कि ये पार्टिकल्स जा करके कहां हमको मिल रहे होते हैं। तो जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल को भेजा, जो कि न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं, गोल्ड फॉयल पे भेजा, तो यहां पर इन्होंने देखा मेनली 3 बातें। क्या एक्सपेरिमेंट किया? अल्फा पार्टिकल लिया इन्होंने और उसको गोल्ड फॉयल पे भेजा। गोल्ड की बहुत पतली सी फॉयल ली इन्होंने, बहुत पतली फॉयल ली, क्योंकि
अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल को पास कर सकता है। उन्होंने पास कराया, पास कराने के बाद में इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने देखा मेनली 3 बातें। क्या देखा? मैक्सिमम पार्टिकल्स moves out without any deflection. इन्होंने पहली चीज देखी कि ज्यादातर पार्टिकल सीधे चलते चले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां कोई हिंड्रेंस तो है नहीं, कोई रोक टोक तो है नहीं, हम आसानी से यहां चले जा रहे हैं। अगर यही रास्ते में कोई हिंड्रेंस होता, कोई रोक टोक होती, तो हम वहां जाकर के रुक जाते। ठीक उसी तरह से जब इन्होंने देखा तो देखा मैक्सिमम पार्टिकल क्या है? सीधे चलते चले जा रहे हैं। मैक्सिमम पार्टिकल्स सीधे चलते चले जा रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने देखी 1/20,000 पार्टिकल। एक पार्टिकल 20,000 पार्टिकल में बाउंस बैक। एक पार्टिकल 20,000 पार्टिकल में क्या हो रहा था? जाके तुरंत वापस आ जा रहा था। 1 particle out of 20,000 particle move back as it is. और तीसरी बात, many particles shows deflection. कुछ पार्टिकल अलग अलग एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ पार्टिकल्स अलग अलग एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। यानी इन्होंने 3 बातें देखी। जब अल्फा पार्टिकल को इन्होंने भेजा गोल्ड फॉयल के ऊपर, तो इन्होंने देखा ज्यादातर पार्टिकल सीधे चलते चले जा रहे हैं। एक पार्टिकल वापस आ जा रहा है 20,000 पार्टिकल्स में, और कुछ पार्टिकल्स अलग अलग एंगल्स पे डेविएट हो जा रहे थे। कुछ पार्टिकल्स अलग अलग एंगल पे डेविएट हो जा रहे थे। अब ये जो डेविएशंस हो रहे थे, क्यों हो रहे थे, और ज्यादातर पार्टिकल सीधे क्यों चले जा रहे थे, एक पार्टिकल वापस क्यों आ रहा था, इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को इन्होंने समझाने की कोशिश करी। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर उसका क्या आउटकम होता है देखते हैं, फिर उससे हम क्या मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्या उसके बारे में बता सकते हैं, उसकी बात यहाँ बताई जाती है। तो ऑब्जर्वेशन हो गया, उससे इन्होंने क्या इन्फरेंस निकाला। इन्फ्लुएंस मतलब उसका क्या आउटकम है। पहली बात इन्होंने बताई, ज्यादातर पार्टिकल सीधे चले जा रहे थे। ज्यादातर पार्टिकल सीधे चले जा रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम स्पेस ऑफ atom is vacant.
ज्यादातर जगह एटम की कैसी है बच्चों? खाली है। ज्यादातर जगह खाली है। खाली होने की वजह से पार्टिकल सीधे चले जा रहे थे। ज्यादातर पार्टिकल सीधे चले जा रहे थे। दूसरी बात, एक पार्टिकल 20,000 में वापस आ रहा है, इसका मतलब समवेयर पॉजिटिव, भाई जहां पॉजिटिव चार्ज होगा, अल्फा में क्या है? +2 चार्ज है। +2 चार्ज हम भेज रहे हैं, तो कहीं अगर +2 चार्ज होगा तो वहां से वो रिपेल करेगा ना बेटा। प्लस विल रिपेल प्लस, दैट मीन्स समवेयर पॉजिटिव चार्ज इज concentrated, which reflect back particle. कहीं प्लस चार्ज बेटा कंसंट्रेट है, इकट्ठा किया हुआ है, जहां से वो बाउंस बैक हो रहा है। तीसरी बात, अलग अलग एंगल पे डेविएट हो रहे हैं, तो प्लस चार्ज से वो पार्टिकल्स कहीं ना कहीं रिपेल कर रहे होंगे, तो जैसे जैसे वो रिपेल करेंगे वैसे वैसे उनका रास्ता चेंज हो जाएगा, वैसे वैसे उनका रास्ता चेंज हो जाएगा। तो तीसरी बात, ड्यू टू repulsion of concentrated positive charge, path deviates, रास्ता बदल जाता है रिपल्शंस की वजह से, और बाहर नेगेटिव चार्ज भी होता है जो उनको अट्रैक्ट कर रहा होता है। जैसे हम आपसे इंटरैक्ट अगर कर रहे हैं, तो सामने आप बैठे तो हम सामने आपसे देख करके बात करेंगे, आप इधर होगे तो इधर देख के बात करेंगे, इधर होगे तो इधर देख के बात करेंगे, अगर इधर की तरफ बैठे हो तो इधर देख के बात करेंगे। ऐसे ही अल्फा पार्टिकल भी इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है, तो उसकी तरफ वो जहां भी मिलता है वो मूव करने लगता है। तो पाथ डेविएशन की दो वजहें बताई उन्होंने। नंबर 1, पॉजिटिव चार्ज जहां है उसके पास से जाएगा तो रिपेल होकर रास्ता चेंज करेगा। दूसरा, बाहर जहां नेगेटिव चार्ज है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। इसके बिहाफ पे इन्होंने रिजल्ट बताया। क्या रिजल्ट बताया? नंबर 1, मैक्सिमम स्पेस ऑफ एटम इज वैकेंट। एटम का ज्यादातर स्पेस जो जगह है वो क्या है? खाली है। दूसरी बात इन्होंने बताई, पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड at points which was termed as nucleus। जहां पर पॉजिटिव चार्ज बच्चों इकट्ठा है, जहां पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा है वहां उसको नया टर्म इन्होंने दिया, कहा वो न्यूक्लियस है, दैट इज न्यूक्लियस ऑफ एटम। तीसरी बात, आउटसाइड न्यूक्लियस
negatively charged particles are continuously moving. तीसरी बात बताई, न्यूक्लियस के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज स्पीशीज दैट मीन इलेक्ट्रॉन लगातार मूव कर रहा है। जैसे आप पंखा देख रहे हो, बीच में मोटर वाला पार्ट है और उसके चारों तरफ ब्लेड कंटिन्यूअस मूव कर रहे हैं। तो इन्होंने कुछ इस तरह का एक एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया। इन्होंने कहा बीच में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। That was the structure of atom given by Rutherford। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये बात इन्होंने बताई। समझ में बात आ गई बच्चों? कुछ समय तक तो ये थ्योरी चलती रही, लेकिन ये थ्योरी भी फिर बाद में डिस्कार्ड कर दी गई। इसकी क्या लिमिटेशन थी? अब इसकी आ जाती है लिमिटेशंस। ये जो थ्योरी थी, unable to explain stability, unable to explain stability of atom। ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पा रहे थे। कैसे? यहां प्लस चार्ज है, इसके चारों तरफ माइनस चार्ज है जो कंटिन्यूअस मूव कर रहा है। फिजिक्स में आप पढ़ोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस मूव करेगा तो कुछ एनर्जी लॉस करेगा, इट विल लूज सम एनर्जी। तो जैसे जैसे ये एनर्जी को लूज करेगा, इसका जो पाथ है, सपोज ये पाथ था, अब नया पाथ हो जाएगा, फिर धीमे धीमे ये पाथ और छोटा होता चला जाएगा और छोटा होता जाएगा, और छोटा हो जाएगा, और अल्टीमेटली न्यूक्लियस में मर्ज कर जाएगा। और अगर न्यूक्लियस में मर्ज कर गया तो एटम की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इन्होंने बताया फिजिक्स की कहानी के बिहाफ पे कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करते हुए एटम के न्यूक्लियस में जाकर के खत्म हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल कि एटम ही खत्म हो जाए? तो इस कहानी को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। दूसरा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो डिस्कवर किए हुए थे, उनकी एग्जैक्ट लोकेशंस क्या होंगी, उसके बारे में भी ये नहीं बता पाए थे। और तीसरा, एटम क्यों मॉलिक्यूल बनाएंगे, कैसे मॉलिक्यूल बनाएंगे,
उसके बारे में भी ये थ्योरी नहीं बता पा रही थी। लेकिन हाँ, इन्होंने जो बताया उसके बिहाफ पे किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था वो ऊपर लिखा जाता है और एटॉमिक नंबर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको हम लोग A और Z से रिप्रेजेंट करते हैं। A और Z से रिप्रेजेंट करते हैं और यहां से बात आ जाती है कि जो एटॉमिक नंबर है Z equal to number of protons equal to number of electrons। और जो एटॉमिक मास है इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है। यानी किसी भी एलिमेंट का हम अगर एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर जानते हैं तो हम उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते। मतलब अगर हमें प्रोटॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम उसका क्या ले लें? एटॉमिक नंबर ले लें। क्या ले लें? एटॉमिक नंबर ले लें। और अगर हमको किसी एलिमेंट का न्यूट्रॉन निकालना है, तो एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर से माइनस कर दें तो न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमने हीलियम ले लिया, इसके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितने होंगे? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किससे मिल जाएंगे? इससे मिल जाएंगे। दैट मीन्स 2 और न्यूट्रॉन के लिए 4 - 2 कर दें, 2 आ गया। ठीक है। यूरेनियम ले लेते हैं, 235 92। ठीक है, कितना हो जाएगा? प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 92। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 235 माइनस 92। माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? 143। तो किसी भी आप एलिमेंट को ले सकते हैं और उनका एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, प्रोटॉन निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में आपको दिया जाता है। ठीक है। सोडियम जैसे हमने ले लिया, एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23।
तो प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 11, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 23 माइनस 11। तो हम इस तरह से किसी भी स्पीशीज का निकाल सकते हैं। क्लोरीन का बताइए क्या होगा? 35, 17। प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होगा? Z के बराबर, एंड Z इज 17। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A minus Z, and A is 35, Z is 17। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 18। कोई भी आप एलिमेंट ले लो, आपको अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन दिया गया है तो उसके आप एटॉमिक नंबर की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो इन्होंने बताया था कि जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे और बाहर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और इसी को लेकर के ये कहानी आती है। आइए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आपने शब्द सुना होगा आइसोटोप। आइसो बार, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, और आइसो इलेक्ट्रॉन। आइसोटोप क्या होता है बच्चों? व्हाट इज आइसोटोप? कहीं भी बच्चों आइसो शब्द आ जाए, यहां भी आइसो है, यहां भी आइसो है, यहां भी आइसो है, आइसो। आइसो का मतलब होता है सेम। Same proton electrons, same proton electrons, same neutrons, same electrons. Same proton electron means such species which have same atomic, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसको बताते हैं? एटॉमिक नंबर को। तो याद रखने के लिए याद रखिए, सेम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मीन एटॉमिक नंबर, सेम such species which have same atomic number but different atomic mass। ऐसी स्पीशीज जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास अलग अलग होता है, उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे 1H1, 1H2, 1H3, जिसको प्रोट्रियम, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लें, 6 कार्बन, बहुत सारे होते हैं, 2 तो कम से कम हमने पढ़े ही है। क्लोरीन,
17, 35, 17, 37। तो ऐसी स्पीशीज जिसमें सेम एटॉमिक नंबर हो और डिफरेंट एटॉमिक मास हो, उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। समझ में बात आ गई। दूसरी कहानी क्या है आइसोबार्स की। आइसोबार क्या बोलते हैं? सेम एटॉमिक मास हो, स्पीशीज having same atomic mass but different atomic numbers। ऐसी स्पीशीज जिसमें एटॉमिक मास सेम हो, एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, उनको हम आइसोबार कहते हैं। उनको हम आइसोबार कहते हैं। जैसे हमने ले लिया आर्गन। एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक मास 40। और दूसरा एलिमेंट पोटाशियम 19, 40। कैल्शियम, तीनों का एटॉमिक मास सेम है। तीनों का एटॉमिक मास सेम है। तो ऐसी स्पीशीज जिनके एटॉमिक मासेस सेम होते हैं वो सारे के सारे आइसोबार कहलाते हैं। तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट्स को आपको इकट्ठा कर लेना है जो आइसोटोप्स हैं, जो आइसोबार्स हैं और जो आइसोटोन हैं। आइसोटोन मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटम्स having same number of neutrons। ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं उनको हम आइसोटोन्स कहते हैं। याद रखने के लिए हमने आपको बताया आइसो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, आइसोबार। टोन में न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन आता है, से ध्यान रखते हुए निकाल सकते हैं। तो आइसोटोन क्या होते हैं? एटम्स जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। जैसे कार्बन 6, 14, नाइट्रोजन 15, और कौन सा ले सकते हैं? ऑक्सीजन 18। नहीं, गड़बड़ कर दिया, ऊपर का नीचे लिख दिया, चेंज कर लेते हैं। सभी में आप न्यूट्रॉन निकालो। ऑल हैव 8 न्यूट्रॉन्स। माइनस करके देखो सबको। तो ये सारी स्पीशीज जिसमें हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम मिलते हैं उनको हम आइसो न्यूट्रॉन्स कहते हैं। उनको हम आइसो न्यूट्रॉन्स कहते हैं। दैट मीन्स आइसोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोन्स।
अब बात कर लेते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन की। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए, तो ऐसी स्पीशीज जिसमें हमको सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाते हैं उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। सच स्पीशीज which have same number of electrons। ऐसी स्पीशीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। जैसे O2 माइनस, F माइनस और Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस and neon have 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये सारी वो स्पीशीज हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम आ रहा है जो कि 10 है। तो बच्चों ये वो चीजें हैं, सेम टर्म है लगभग, उसके बिहाफ पे हम यहाँ आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हैं और किनमें सेम हैं, उनको क्या कहते हैं वो यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? कोई कंफ्यूजन? बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हो गए टर्म्स। अब इन्हीं के बिहाफ पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन ब्रोमीन, फाइंड पेन इन ब्रोमीन 80-35 80-35। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर, दैट मीन्स 35, एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस Z इज इक्वल टू 80 माइनस 35 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45। बात समझ में आ गई? ऐसे ही अलग अलग एलिमेंट्स का एक चार्ट के फॉर्म में दिया गया है, वहां आपको बताना था। ठीक है, आइए उस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, फिल टेबल। पार्टिकल दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन दिया हुआ है। पार्टिकल है नाइट्रोजन एटम, कैल्शियम आयन, ऑक्सीजन एटम,
और ब्रोमाइड आयन। इनके लिए दिया हुआ है 16, बाकी ये ब्लैंक है। जो हमको फिल करना है। ये ब्लैंक है, 20 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और ये ब्लैंक दिया हुआ है। प्रोटॉन सभी के ब्लैंक दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं 736, 736 और न्यूट्रॉन दिया गया है 720, 45, 720, 45। ठीक है, ये दिया गया है, बाकी हमें पता होना चाहिए। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होता है 714, कैल्शियम 20, 40, ऑक्सीजन 8, 16 एंड ब्रोमीन 80 and 35। और यहां बात किसका कर रहा है ये? यहां ये बेटा हमसे बता रहा है आपको नाइट्रोजन को लेना है, यहां लेना कैल्शियम आयन, यहां लेना ऑक्सीजन एटम और यहां लेना है ब्रोमाइड आयन। तो 2 एटम्स हैं और 2 आयन है, एक कैट आयन है और एक एनायन है। अगर इलेक्ट्रॉन 7 है तो प्रोटॉन कितने होंगे बच्चों? 7 होगा ना, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं और एटम ले रखा है हमने। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं? Z के बराबर। दैट मीन्स ये भी 7 होगा। मास नंबर क्या हो जाएगा? अगर हम A निकालते हैं तो क्या होगा? N प्लस Z या N प्लस P कर लीजिए। तो न्यूट्रॉन कितना? 7, प्रोटॉन कितना? 7, तो मास नंबर कितना? 14। कैल्शियम आयन की बात कर रहा है, न्यूट्रॉन 20 है, एटॉमिक नंबर 20 है, तो प्रोटॉन कितना होगा? 20 होगा। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला करके मास नंबर 40 होगा। लेकिन आयन की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इसमें होने चाहिए कितने? 20। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे क्योंकि निकाल रहे हैं। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 18। एटम की बात कर रहा है, ये 16 और 8 है, तो ये तीनों के तीनों 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब ब्रोमाइड आयन की बात करता है, न्यूट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा होगा ना बेटा, नेगेटिव आयन है, दैट मीन्स 35 होगा ये। अगर ये 35 होगा तो प्रोटॉन कितना होगा? 35 होगा।
प्रोटॉन कितना होगा? 35 होगा। इसका मतलब एटॉमिक नंबर भी 35 होगा। और एटॉमिक मास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ लीजिए, इट शुड बी 80। ये दिया नहीं गया है, इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें ये पता रहे तो और आसान रहता है। वैसे ये यहाँ दिया नहीं गया है, यहाँ आपको अपने आप निकालना था क्वेश्चन में, सिर्फ इतना दिया गया था। ये पता होना चाहिए था आपको। ये पता नहीं भी रहे तो भी इस क्वेश्चन में चल जाता, लेकिन वैसे पता रहेगा तो बड़ा आसान रहता है चीज़ों को सॉल्व करना। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, number of proton, electron and neutron are 16, 18, 16. Assign symbol to species. Assign symbol to species. ये कौन सी स्पीशीज है? प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Z होता है, और एटॉमिक मास इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन दे रहा है 16, इलेक्ट्रॉन दे रहा है 18। तो इलेक्ट्रॉन तो चेंज हो सकता है, यानी आयन के फॉर्म में हो सकता है। दैट मीन्स ये जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर हो गया 16, 2 एक्स्ट्रा है, दैट मीन्स -2 चार्ज हो गया। और मास नंबर की बात करें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है 16, प्रोटॉन है 16, दैट मीन्स हो जाएगा 32। तो ये आयनिक स्पीशीज हमारे पास है, ये होनी चाहिए। कौन सी स्पीशीज है जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, मास नंबर 32 है? इट इज सल्फाइड आयन, जिसमें 32 और 16 होता है। ऑक्सीजन फैमिली का ये मेंबर होता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो इस तरह से बच्चों आप सवाल लगा सकते हैं आसानी के साथ में। जो यहाँ पर आपको बहुत सिंपल से पार्ट से दिया जाता है। ठीक है, समझ में बात आ गई? ठीक, अब ये हमारा बेसिक कहानी हो गई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं मॉडर्न कहानी की तरफ। मॉडर्न कहानी में सबसे पहली बात आती है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की बात आती है। तो उसके लिए कुछ टर्म्स, कुछ कहानियाँ यहाँ हमें मालूम होनी चाहिए। स्टडी करते हैं एंड
उसमें पहली चीज आती है वेव। व्हाट इज वेव? वेव किसे कहते हैं? वेव के बारे में पहले हमें पता होना चाहिए, जो कि फिजिक्स का पार्ट है। मेरी आवाज आप तक जो सुनाई दे रही है या जो आप विजुअल देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी वेव की वजह से है। वेव होता क्या है? पार्टिकल्स का एक साथ कंटिन्यूअस मोशन करना इज कॉल्ड वेव, जो एनर्जी को आगे आगे और आगे लेता चला जाता है। तो वेव इज प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी, प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कंटिन्यूअस आगे बढ़ते जाना इज कॉल्ड वेव। फिजिक्स में डिटेल में आप वेव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो ये एनर्जी है ये लगातार आगे बढ़ती चली जाती है और इसी के बढ़ने को वेव कहते हैं। वेव दो तरह की होती है, ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव। फिजिक्स में डिटेल में आप जाओगे, यहां जिस हम वेव की बात करें, जिसके बारे में हमें यहां जानना है, दैट इज ट्रांसवर्स वेव। कौन सा वेव? ट्रांसवर्स वेव। ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली इस तरह से मूव करते जाते हैं, तो ऐसी वेव को हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, बात समझ में आ गई। वेव क्या है? प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी। ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्रेस्ट कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को ट्रफ कहते हैं। ऊपर वाले हिस्से को क्रेस्ट कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को ट्रफ कहते हैं। दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस या दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस, दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस या दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। इस वेव की लेंथ यानी वेव लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। ये जो डिस्टेंस है, ऊपर ले लीजिए या नीचे ले लीजिए, इसको हम इसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। और यहां से लेकर के यहां तक ये एक वेव कहलाती है। दिस इज वन कंप्लीट वेव। दिस इज वन कंप्लीट वेव। समझ में बात आ गई? ये जो गहराई दिख रही है वेव की, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच की दूरी को
वेवलेंथ कहते हैं। ये जो मूव कर रहा है एक यूनिट टाइम में बार बार मूव करेगा, यूनिट टाइम में बार बार मूव करने को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। प्रोपेगेशन पर यूनिट टाइम, यानी ये होता है 1/टाइम, यानी इसकी यूनिट हो गई 1/सेकेंड, मीन्स सेकेंड इनवर्स, और इसी को हम लोग कहते हैं हर्ट्ज, इसी को हम लोग कहते हैं हर्ट्ज। तो इसकी यूनिट हो जाती है हर्ट्ज। वेवलेंथ है, इसकी यूनिट सेंटीमीटर या मीटर्स में लेते हैं हम लोग। पर सेकंड जो मोशन हो रहा है इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। पर सेकंड जो मोशन हो रहा है इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और ये इनवर्स ऑफ टाइम होता है। कितनी नंबर ऑफ वेव्स हमको मिल रही हैं वो इन क्रेस्ट को काउंट कर लें या ट्रफ को काउंट कर लें, तो उसको हम लोग कहते हैं वेव नंबर, उसको कहते हैं वेव नंबर, जो कि न्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू बार से। क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ। जो टोटल नंबर है क्रेस्ट और ट्रफ का, उनको आप ऐड कर लीजिए, दैट इज वेव नंबर, एंड वेव नंबर इज 1/λ। इनवर्स ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर, यानी सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स यूनिट हो जाएगी। वेव नंबर को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इनवर्स ऑफ वेव लेंथ कॉल्ड एज वेव नंबर। या तो टोटल क्रेस्ट या ट्रफ काउंट कर लीजिए, वेव नंबर आ जाएगा, या वेवलेंथ का इनवर्स कर दीजिए, ठीक है। रिलेशन फ्रीक्वेंसी का c/λ होता है। c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हम लोग लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ ये रिलेशन आता है, और c न्यू बार भी लिख सकते हैं हम। फ्रीक्वेंसी वेव नंबर के वेवलेंथ से इस तरह से रिलेटेड होती है। समझ में बात आ गई? तो ये कुछ टर्म्स थे जो मॉडर्न पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये कुछ टर्म्स हम लोग मॉडर्न पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और इसके जो आगे की कहानी है, जो अगली कहानी है, वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, नई थ्योरी मॉडर्न के फॉर्म में। थैंक यू फॉर द डे।